दोस्तों, अभी हम आज के वेबिनार प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आज के प्रोग्राम में हमारे सोसाइटी के प्रतिनिधि अलग अलग भागों से ज्वाइन किए हैं। कुछ पूनावाला से लेके चरौली तक हैं, और इस साइड में हिंजेवाड़ी से लेकर के जो भोसरी चिखली मौसी एरिया है वहाँ तक के लोग हैं। और आज एक और खुशी की बात है कि हमारे इस प्रोग्राम में खाली पूना डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं, बल्कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट जैसे कि नागपुर है, अमरावती है, कोल्हापुर है, यहाँ से भी अलग अलग जिलों से लोग जुड़े हुए हैं। और आज हमारे लिए एक और गौरव की बात है कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त फ्रांस से, यूके से और यूएस से भी जुड़े हैं, जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ पूना में है, जिनका अपना घर पूना में है। तो आज ये प्रोग्राम जो है वो पूना डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होकर के ग्लोबल प्रोग्राम बन गया है, और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हैं। आज की हमारी फैकल्टी जो है इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि ये प्रोग्राम आपकी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप हो और आपके सभी सवालों के जवाब मिलें, ताकि आप कंप्लीटली सेटिस्फाई होकर के घर जाएं। ये हमारी उम्मीद है। अभी मैं आज अपने आज के जो हमारे चीफ स्पीकर हैं श्री रमेश प्रभु सर, उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का प्रोग्राम वो ले, और उनको जो डिले हुआ है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि हमें ये जल्दी शुरू करना चाहिए था। थैंक यू। ओवर टू रमेश प्रभु सर। थैंक यू गर्ग साहब। नारायण आगवा जी जो डिप्टी रजिस्ट्रार है, जिन्होंने बहुत कुछ अच्छे मार्गदर्शन दिए हैं, और आपका एम देशमुख, किरण जी जो चीफ प्रमोटर है, फिर चेयरपर्सन तेजस्विनी मैडम, और पुलिस कमिश्नर जो अपना पुलिस इंस्पेक्टर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विवेक मुंगलीकर, डीबी पाटिल साहब जो एडवोकेट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले का डीडीआर हैं, और सब मान्यवर, सुदेश राजे जी, और जो हमारा प्रोग्राम अच्छे तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, जयंत गोड़के साहब, सब मान्यवर। मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आज का जो विषय है वो महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हाउसिंग सोसाइटी फॉर्मेशन को न लेते हुए उसके बाद क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें स्पेशली जो सतारा, सांगली, कोल्हापुर, पार्ट ऑफ पुणे ऑल्सो, कि कई लोग क्या करते हैं कि उधर अपार्टमेंट के एक्ट के अंतर्गत जो कंडोमिनियम बनाते हैं, उस कंडोमिनियम को हाउसिंग सोसाइटी में कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा प्रयास महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन, इन्होंने किया था। उसके ऊपर भी हम लोग जरूर प्रकाश डालेंगे। और उसके बाद नया कायदे के हिसाब से जो कन्वेंस लेने के लिए हमें एसोसिएशन ऑफ हाउसिंग सोसाइटी बनाना पड़ता है, या एरिया फेडरेशन बनाना पड़ता है, एरिया सोसाइटी बनाना पड़ता है, वो कैसा होगा उसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो मैं आपको वक्त न लेते हुए, आप सबको कॉम्प्लीमेंट देते हुए, ये अच्छा सेमिनार में लगभग 71 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट में आता हूँ। आज का जो मेरा एजेंडा है, हाउसिंग सोसाइटी मूवमेंट बाय पीपल। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, और खास करके महाराष्ट्र में मुंबई, थाना या पुणे, तो इसको हाउसिंग सोसाइटी का कैसा एक रूट लिया है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद किस तरह से बिल्डर ने इस पूरी फायदा उठाते हुए अपना एक बिजनेस का जरिया बनाया, उसके ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा। उसके बाद जो मनमानी बिल्डर का हो रहा था वो रोकने के लिए, कुछ बिल्डर का मनमानी था, वो रोकने के लिए कैसे मदर ऑफ फ्लैट्स एक्ट, जिसको हम मोफा बोलते हैं, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट, वो कैसे जन्म लिया वो भी हम बताएंगे, जिसको महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट बताया जाता है। फिर बिल्डर का दायित्व उस एक्ट में दो चीज बताए, एग्रीमेंट के हिसाब से या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के हिसाब से, वो क्या है वो देखेंगे। फिर अलग अलग टाइप ऑफ एंटिटी है, क्या एक ही हाउसिंग सोसाइटी हो सकती है या अलग हो सकते हैं, उसमें और कंपनी है, एक कंडोमिनियम है, वो क्या है, अंडर सेक्शन 10 ऑफ मोफा क्या बताया गया, उसके ऊपर जानकारी देंगे। उसके बाद यदि बिल्डर
सोसाइटी नहीं बना के देते। हमारा महाराष्ट्र ओनरशिप एक्ट में किस तरह से प्रावधान किया है, किस तरह से कम्युनिटी अथॉरिटी जो डीडीआर करके रिटायर हुए हमारे डीबी पाटिल साहब है, या अभी का जो डीडीआर नारायण अगवा साहब है, वो किस तरह से हमें मदद करेंगे, उनके पास क्या पावर है कम्युनिटी अथॉरिटी के पास, किस किस तरह का एक प्रावधान महाराष्ट्र ओनरशिप एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन में उनका योगदान रहेगा, वो किस तरह से करेंगे वो बताएंगे। उसके बाद रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग जो रेरा, क्योंकि मोफा में जो कमियां थी उसको रेरा में कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, 2016 में कैसा कायदा आया, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि ये सब बताने का कारण यही है कि सुदैव और मैं थोड़ा सा प्राउड भी फील करता हूं कि महाराष्ट्र का जब भी मोफा का अमेंडमेंट होता है, रेरा का इसमें नियम में आता है, या हाउसिंग सोसाइटी का जो नियम आता है, अमेंडमेंट आता है, उस हर कमिटी में मुझे लिया जाता है। और ये मैं सौभाग्य मानता हूँ, आप लोग का प्रेम प्यार से जो महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर काम देख के गवर्नमेंट हमें हर कमिटी में लिया जाता है। और इसी तरह से नया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक्ट हो या रेरा का नियम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जब रेरा आ रही थी उधर भी मुझे शामिल किया गया। इस तरह का मुझे एक सौभाग्य हमेशा मिला है, तो इसके लिए मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दूंगा। फिर जो 3 प्रकार का जो कायदा में बताया गया कि एक सोसाइटी है, कंडोमिनियम है, फिर कंपनी है, ये तीनों का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और क्यों हाउसिंग सोसाइटी इससे सब बेहतर है। कई बार लोग बोलते हैं मिस्टर प्रभु आप तो हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, इसके लिए आप उसके ही तारीफ करेंगे। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा ये देखता हूँ इसमें क्या कमी है और क्या बेनिफिट है, तो तीनों का कमियां और बेनिफिट बताऊंगा। फिर आप तुलना करेंगे तो किस तरह से हाउसिंग सोसाइटी का एक जो ये है वो अच्छा है, वो भी आप सब देखेंगे। उसके बाद मैं आगे जाके तो हम ये भी देखेंगे कि कन्विंस कैसा होगा, सोसाइटी फॉर्मेशन कैसा होगा, सोसाइटी फॉर्मेशन में क्या दिक्कतें हैं, ये पूरी चीज हम जरूर देखेंगे। और कन्वर्शन ऑफ कंपनीज इनटू हाउसिंग सोसाइटी कैसा होगा। उसके बाद कन्वर्शन ऑफ अपार्टमेंट, क्योंकि कायदा में ऐसा था कि यदि एक बार अपार्टमेंट बन गया तो आप हाउसिंग सोसाइटी कभी भी बना नहीं सकते और डीडीआर भी बना नहीं सकता, क्योंकि सेक्शन 10 मोफा का ये बता रहा है वंस द कंडोमिनियम इज मर्ड इट इज अनलॉफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए सोसाइटी। मगर सेक्शन 14 ऑफ अपार्टमेंट एक्ट को किस तरह से महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन ने देवेंद्र फडणवीस को मिलकर, लीगल डिपार्टमेंट को मिलकर उस अपार्टमेंट एक्ट में बदल लाया, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो इसलिए जो लगभग 3 लाख अपार्टमेंट्स एक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, जैसे कि पुणे और मुंबई छोड़ के, या थोड़ा बहुत मान लीजिए नवी मुंबई छोड़ के ठाणा पालघर, अन्य महाराष्ट्र का उधर सिर्फ अपार्टमेंट एक्ट के हिसाब से ही होता है। उधर का बिल्डर को अपार्टमेंट एक्ट में डिक्लेरेशन फाइल करके करने को अच्छा लगता है, उनको लगता है वही एक लीगल सिस्टम है। हालांकि उसमें बहुत सारा खामियां है और उसको हाउसिंग सोसाइटी में कैसा कन्वर्ट करना है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वो चाहते हैं। उसके बाद प्रोविजंस अंडर न्यू चैप्टर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, पहला कितना मेंबर चाहिए था, अभी कितना मेंबर चाहिए, वो मैं डिस्कस करूंगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ हाउसिंग सोसाइटी वो भी एक है, या रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन, ये दोनों अलग अलग है। एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी अलग है और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन अलग है, ये दोनों क्या है वो समझ लेंगे। उसके बाद हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर इन द फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग फ्रॉम द बिल्डर, या यदि कन्वर्जन होता है तो इसको कैसा लिया जाए। और लास्ट में ये भी देखे जाएंगे कि यदि बिल्डर हमें पूरी हिसाब किताब नहीं देता है, मेंटेनेंस नहीं देता है, उसके साथ कैसे रिकवरी कर सकते हैं। जिला उपनिबंधक डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार का जो पावर है उस हिसाब से वो कैसे रिकवरी कर पाएंगे। सेक्शन 5 के अंतर्गत वो पूरी रकम रिकवरी करने का एक प्रावधान कायदा में दिया है। इसके ऊपर ऑनरेबल हाईकोर्ट मुंबई जो नागपुर बेंच ने भी इसको अपहेल्ड किया है, वो भी मैं चर्चा करूंगा। इतना एजेंडा होने के बाद हर एजेंडे के ऊपर मेरा 2-2 स्लाइड है, इसके लिए आपको 90 स्लाइड दिखाई देगा। मैं 90 मिनट में खत्म करने का पूरी प्रयास करूंगा जो मुझे वक्त दिया है। तो पहला आते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी का मूवमेंट कैसे शुरू हुआ। देखिए महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में
अलग अलग प्रांत का लोग आते थे, उसी तरह से नॉर्थ कैनरा का लोग आए थे। तो नॉर्थ कैनरा मतलब कर्नाटक का एक तालुका है, तो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ कैनरा डिस्ट्रिक्ट। तो उधर के लोग जो सारस्वत लोग हैं, उन्होंने ये सोचा यदि ज्वाइंट फैमिली एक आधा बिल्डिंग बना सकते हैं और अपना मेंबर को घर दे सकते हैं, व्हाई नॉट। एक कम्युनिटी का लोग आके एक सोसाइटी बना के फिर उसका पैसा इकट्ठा करके सोसाइटी के नाम से जगह लेकर एक प्लान तैयार करते हुए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करके हम क्यों नहीं दे। उस एक सिलसिला को लेकर 1915 में पहला सोसाइटी बना गिरगांव में, जिसका नाम है सारस्वत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आज भी लगभग एक 105 इयर्स हुआ सर, वो बिल्डिंग आज भी खड़ी है, मजबूत खड़ी है। वो क्यों खड़ी है? क्योंकि लोगों ने अपना पैसे से, अपना एक तजुर्बा से वो बिल्डिंग बना है। तो 105 इयर्स होने के बाद भी वो बिल्डिंग खड़ी है। 100th ईयर सेलिब्रेशन भी उसी बिल्डिंग में हुआ है। अभी उसके बाद हम आते हैं कि उसको देखकर अलग अलग जो बिल्डिंग में या बैंक में या कंपनी में लोग कैंटीन में मिलने लग गए, एनजीओ मिलने लग गए। बोला कि हमारा कम्युनिटी वाले के लिए, हमारा मान लो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आगा खान कम्युनिटी है, या रीजन वाइज जैसा सांगली वाले हैं, कर्नाटक वाले हैं, हमें हमारा सोसाइटी क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो एनजीओ का मीटिंग में मिलते थे, कैंटीन में मिलते थे, फिर जगह अपना चीफ प्रमोटर बनाते थे, फिर एक बिल्डिंग बनाते थे और उस हिसाब से प्लान तैयार करके कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हुए वो बिल्डिंग बनाते थे। लोगों में 20% लेते थे, 80% लोन लेते थे और एम्प्लॉयर भी वो लोन देता था। इस तरह से लगभग 10,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी मुंबई और थाना में बनाए। और मैं सौभाग्य मानता हूँ लगभग 100 हाउसिंग सोसाइटी मैं इसी रूप में किया। आपको आश्चर्य होगा, गए 3 साल के पहले भी मैंने एक आर्मी लोगों का एक भारतीय रक्षा अधिकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने वर्सोवा में बनाया। उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है, जिनको गवर्नमेंट ने एक जमीन दिया था, उनका भी हाउसिंग सोसाइटी बन के यही हिसाब से ओपन प्लॉट सोसाइटी के हिसाब से हमने कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करते हुए, आर्किटेक्ट को अपॉइंट करते हुए 20-20 लाख में सर, 20-20 लाख में 2 बेडरूम फ्लैट अंधेरी जैसे एरिया में उनको मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप खुद बनाते हो तो इसका कितना अच्छा होता है। ये मूवमेंट से एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मूवमेंट बन गया। सोसाइटी जमीन अपने नाम से लेने लग गई, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करते कर गए और लोगों को फ्लैट अलॉट करते गए। ये मूवमेंट देखकर आगे क्या हुआ, तो अगला स्लाइड में आपको पता चलेगा कि ये मूवमेंट देखते तो लोगों को कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने के लिए बिड मंगाते थे। जैसा नेक्स्ट स्लाइड आप लीजिए, जैसा जैसा बिड लेते जाए तो कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा लगा यदि बिड में, यदि मुझे ही बिड मिलना चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जमीन मेरा नाम से करके लेना है। यदि जमीन मेरे पास होता है तो सोसाइटी जो है कॉन्ट्रैक्टर हमें अपॉइंट करेगी। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जमीन अपने नाम पर 10% पैसा देकर लेने को शुरू किया। और उसके बाद ये गवर्नमेंट को पता चला कि ये बहुत बड़ा बिल्डर अपने अपने नाम पर जमीन ले रहे हैं, वो भी अर्बन एरिया में ले रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी को दबा रहे हैं और प्राइस बढ़ा रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट लाया, जिसके माध्यम से 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर यदि जमीन है, हालांकि वो कायदा आज नहीं है, लेकिन 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर यदि जगह है वो गवर्नमेंट हासिल करेगी, या नहीं तो उधर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना है, इकोनॉमिकल हाउसिंग का स्कीम आपको शुरू करना है। इसके वजह से बहुत लिटिगेशन हुआ, अप्रूवल में टाइम लग गया, जमीन का स्कैरसिटी बन गया, ब्लैक मनी आने लग गया, अप्रूवल में करप्शन आने लग गया। इस तरह से जो हाउसिंग सोसाइटी का जो एक मूवमेंट है उसको थोड़ा सा धक्का पहुंच गया। हाउसिंग सोसाइटी का जो मूवमेंट है, नेक्स्ट स्लाइड आप लीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि हाउसिंग सोसाइटी के मूवमेंट को धक्का क्यों मिला। क्योंकि उधर ब्लैक मनी लग गया, अप्रूवल का सिस्टम बढ़ते गया और जो चीफ प्रमोटर के पास कई बार लोग पैसा देते थे, उससे चीफ प्रमोटर जो वादा करता था 2 साल 3 साल के अंदर करने का, वो नहीं हो पाता था। चीफ प्रमोटर के ऊपर ट्रस्ट निकल गया। लैंड ओनर को ऐसा लगा व्हाई नॉट बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैं डेवलपमेंट एग्रीमेंट करूं, जिसके साथ 25% मैं ले लूं, 30% मैं माल ले लूं और 75% बिल्डर अपने माल लेगा, या 50-50 कर लेते। उस तरह से बिल्डर जो है
जो लैंड ओनर खुद बिल्डर बनने लगे, कॉन्ट्रैक्टर जो है बिल्डर बन गए, एक बहुत अच्छा बिजनेस का दरिया बन गया। उसके बाद 1978 में एचडीएफसी आ गया, और एचडीएफसी आने के बाद इंडिविजुअल लोन आने लग गया, क्योंकि एम्प्लॉयर है, बैंक से अपना अपना एम्प्लॉय को लोन देना, पूरी पैसा हाउसिंग सोसाइटी को कर्जे के रूप में देना और अपना वर्किंग कैपिटल को रोकना इतना आसान नहीं था। इसके लिए बिल्डर का एक जन्म हो गया, बिल्डर अपना काम करने लग गए, एचडीएफसी से लोन लेते गए, इंडिविजुअल लोन बनते गया, जो बैंक से वो भी इंडिविजुअल लोन देते गए, और फिर नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से लगभग 50 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शुरू हो गई। इस तरह से एक अलग ढंग से मूवमेंट चालू है। अभी आप अगला नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि जो फेथ एंड ट्रस्ट जो बिल्डर का है आज वो भी नहीं रहा। फिर भी हमें ये समझना चाहिए कि बिल्डर का मनमानी बढ़ते गया। आपको हमेशा ये एक स्वभाव रहा पब्लिक का, एक आम आदमी का, ह्यूमन का। क्या है स्वभाव? यदि मेरे पास पावर आता है, यदि मैं डिक्टेटरशिप कर सकता हूं, मैं मनमानी कर सकता हूं, तो मनमानी करने का पूरी प्रयास करते हैं। तो ये एक बिल्डर के ऊपर क्या आ गया? एक जोश आ गया। तो लोगों का पैसा इकट्ठा किया, जमीन मालक से डेवलपमेंट राइट ले लिया, तो कॉन्ट्रैक्टर को दबाने लग गए। तो जो फ्लैट वाले जो पैसा देके खरीदी करता है, वो पैसा देने के बाद भी उनका गुलाम होने लग गए। जिस तरह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दबाने लग गए, तो इसके लिए एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन के लिए कायदा आना पड़ा। उसी तरह से अनस्क्रूपलस बिल्डर को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कायदा बनाना पड़ा। पे मास्टर का एक नेतृत्व के ऊपर, आईएएस ऑफिसर का नेतृत्व के ऊपर एक कमिटी बनाया गया, और कमिटी बना के, नेक्स्ट स्लाइड आप लीजिए, उस कमिटी बना के बिल्डर को किस तरह से रोक सकता है, क्योंकि बिल्डर का मनमानी कैसा रोक सकता है, उसके ऊपर एक चर्चा हुआ, विनिमय हुआ। और उसके बाद 1960 से लेकर ये नया कायदे के ऊपर एक चर्चा हो गया, और बिल्डर का मनमानी रोकने के लिए नया कायदा बन गया, जिसका नाम है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963। 1915 से लेके 1960 तक जो है, तो हाउसिंग सोसाइटी का मूवमेंट अच्छा चलता रहा। लेकिन इस टाइम में आपको ये भी पता होगा, साउथ मुंबई में खास करके महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट नहीं था, बिल्डिंग कैसा बनाना चाहिए वो मालूम नहीं था। लैंड ओनर अपना अपना बिल्डिंग बनाते थे पागड़ी सिस्टम में, रेंटल सिस्टम में, पूरा पैसा लेते थे प्रीमियम के नाम से, और उनको कैश में लेते थे, कंस्ट्रक्शन खुद करते थे, लैंड का कीमत लेते थे, लेकिन जो फ्लैट है वो अपना भाड़े का तत्व में देते थे। इसके लिए आपको लगभग 25,000 बिल्डिंग मुंबई में तो रेंटल सिस्टम में भी बन गया। लेकिन लैंड ओनर ने क्या करने लग गया, वो भी अपना जो टेनेंट को मनमानी करने लग गया, उनसे भाड़ा बढ़ाते गए। इसलिए 1940 में जो हाई कोर्ट ऑफ मुंबई ने जो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दिया, उसको आप बढ़ोतरी करना है तो 4% के ऊपर आप बढ़ा नहीं सकते। इस तरह के एक स्टैंडर्ड रेंट भी एक हाई कोर्ट में आ गया। उसके बाद बहुत सारा हाउसिंग बोर्ड आ गया, रिपेयर बोर्ड आ गया, लेकिन ओनरशिप भी बहुत जरूरी था। इसके लिए महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट आ गया। महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट इसके लिए आया, ये एप्लीकेबल अक्रॉस महाराष्ट्र है। आप नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। इट इज कनेक्टेड विद सेंट्रल एक्ट और स्टेट लॉ है। ये बिल्डर का मनमानी रोकने के लिए आया, और इसमें फ्री होल्ड राइट, लीज होल्ड राइट दोनों आ गया, और इसके अंदर फ्लैट का ऊपर इसका कार्रवाई होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन होगा। तो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963 में महत्वपूर्ण क्या है? एक तो कंस्ट्रक्शन बूम होते लगा, जो फ्लैट ओनर को एक स्टैट्यूटरी राइट देना जरूरी था, क्योंकि दे वर अनप्रोटेक्टेड, उनको संभालने के लिए कोई कायदा नहीं था। जिस तरह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दबाता था, उसी तरह से बिल्डर जो फ्लैट ओनर से पैसा लेके उनको ही दबाता था, कैश में पैसा लेता था, एरिया एग्रीमेंट में बोलता था 1000 स्क्वायर फुट दूंगा, लेकिन देने का 800 स्क्वायर फुट, रेट बोलने का 3000 रुपया, कैश में बहुत सारा पैसा लेने का, उसके बाद आप जो है एग्रीमेंट बना के नहीं देने का। तो बिल्डर बहुत सारा गलत फायदा, ज्यादा से ज्यादा बिल्डर गलत फायदा लग गए, इरेगुलेटरी सरपास हो गया। इसके लिए अगला स्लाइड में आप लीजिए, गवर्नमेंट को एक कायदा, नया कायदा लाना पड़ा। एक कायदा लाने का उद्देश्य यही था कि जो मनमानी है बिल्डर का वो रोकना है। फ्लैट होल्डर को अपना स्टैट्यूटरी राइट मिलना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी राइट एंड एग्रीमेंट राइट। स्टैट्यूटरी राइट मतलब एक कायदा का प्रोटेक्शन है, जैसा कि आईपीसी है,
जो इंडियन पिनल कोड है, यदि इंडियन पिनल कोड में यही है, यदि आपको कोई मार करता है या मर्डर करता है, आपको डायरेक्ट सजा होती है, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है, क्योंकि ये स्टैट्यूट राइट है। तो जो कायदे में लिखा गया वो राइट अभी फ्लैट ओनर को मिलने लग गया। और इस स्टैट्यूट राइट होने से आप कंज्यूमर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, किधर भी जाके आप जो अपना याचिका दाखिल कर सकते हो और अपना ग्रीवेंसेस मांग सकते हो। स्टैट्यूट राइट में खास करके क्या है, आप बिल्डिंग का प्लान ले सकते हो, एग्रीमेंट रजिस्टर करके ले सकते हो, एग्रीमेंट स्पेसिफिक फॉर्मेट में होगा। जो आपका जो ये है, जिसको हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टी जो मेंटेन करना है, वो जब तक सोसाइटी नहीं बनेगा वो बिल्डर मेंटेन करेगा। अगला स्लाइड आप लीजिए। इस तरह से महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में बहुत कुछ प्रावधान दिया गया, जो एक फ्लैट ओनर को प्रोटेक्शन करने का। जैसा मैंने बता रहा था कि बिल्डर को दो प्रकार का प्रोटेक्शन दिया गया, दो प्रकार का एक अधिकार दिया गया। जो ऑब्लिगेशन मतलब उनका दायित्व है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में क्या होता है, जो भी एग्रीमेंट में लिखा है उतना एरिया दिया जाएगा, उसका ताबा उस टाइम में दिया जाएगा, उसके बाद इतना अमाउंट दिया जाएगा, ये एम्यूनिटीज दिया जाएगा, ये पूरी जो चीज है एग्रीमेंट में लिखा जाता है वो हिसाब से मिलेगा। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्या है, हमें स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ये देखना है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में खास करके हमें देखना है कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में एग्रीमेंट आप 20% के ऊपर, मोफा का बात कर रहा हूँ, यदि 20% के ऊपर आप पैसा लेना चाहते हो, आपको एग्रीमेंट रजिस्टर करना चाहिए। यदि एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करता, ये डीम टू हैव बीन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। और यदि अलॉटमेंट लेटर में भी आपने पैसा लिया और 20% के ऊपर आपने पैसा लिया, उस अलॉटमेंट लेटर को ये माना जाएगा वो एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट को आप मानने के बाद वो कायदा कानून का एक दर्जा लेती है, उस तरह से डीम्ड टू बी एग्रीमेंट। ऐसा सेक्शन 4A मोफा में आ गया। उसके बाद मतलब एग्रीमेंट रजिस्टर न होने के बाद भी रजिस्टर माना जाता है, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो गया। उसी तरह से आपको बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि परचेजर को मैं आपको पानी का कनेक्शन नहीं देता हूँ, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं देता हूँ, आपको ओसी नहीं ला के देता हूँ, आपको जो भी सुविधा है कंपाउंड नहीं बनाता हूँ, रोड नहीं बनाता हूँ, ये नहीं, आपको मैं कच्चा फ्लैट देता हूँ, ऐसे आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। पूरी तरह का पूरी के साथ आपको उस एग्रीमेंट को मतलब करके देना है। यदि आप एग्रीमेंट में नहीं भी लिखा है, ये माना जाएगा कि आप ये सब सुविधा देने वाले, क्योंकि आप एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी कॉमन एमिनिटीज है वो करके देने का जिम्मेदारी आपका है। आप ये नहीं बोल सकते मैंने एग्रीमेंट में लिखा था ये मैं नहीं दूंगा, नो नो, ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, मान लीजिए आप और हमने बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, और एग्रीमेंट में ये बता गया कि आप 2 लाख रुपए मुझे देना है, और 2 लाख रुपए नहीं देते तो आपका मैं हाथ काट सकता हूँ। ये एग्रीमेंट में लिखने के बावजूद भी मैं आपका हाथ काट नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये कानूनी गुनाह है। उसी तरह से आपने एग्रीमेंट में ये लिखने के बावजूद भी कि आप जो है ओसी नहीं दाओगे, आप पानी का कनेक्शन नहीं दोगे, आप सोसाइटी नहीं बनाओगे, बिल्कुल नहीं होगा। आपको ये सब बना के देना है। एक बार आपने जिम्मेदारी लिया, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए, तो ये है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। जो कायदा आपके ऊपर एक जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी किया है, आपको एक ऑब्लिगेशन दिया है, आपके ऊपर दायित्व बन गया। तो इसके लिए तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में कोई लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू नहीं है। अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, मेरा टॉपिक है सोसाइटी फॉर्मेशन। मुझे भूमिका देना बहुत जरूरी था। 5-10 मिनट की भूमिका यदि मैं नहीं देता था तो आपको ध्यान में नहीं आता था एग्जैक्टली मैं किसके तरफ बात कर रहा हूं। देखिए, शुरुआत हमारा मूवमेंट हुआ था हाउसिंग सोसाइटी के साथ। लोगों को टेनेंट्स में जाके नहीं रहना था, अपना खुद का फ्लैट चाहिए था, इसके लिए हाउसिंग सोसाइटी मूवमेंट हुआ। उसके बाद बिल्डर ने अपना रुबाब चलाया, जमीन अपने नाम पर करने लग गया, जो गवर्नमेंट ने कायदा करके उसके ऊपर अंकुश लाने का पूरी प्रयास किया। उसके बाद बिल्डर का मनमानी रोकने के लिए मोफा आ गया। उसी मोफा में आपको स्टैट्यूटरी राइट दिया, और उस स्टैट्यूटरी राइट में एक है सेक्शन 10। सेक्शन 10 स्टैट्यूटरी राइट क्या बोलते हैं, एक बार बिल्डर ने मान लो पहला 60% था, अभी 51% के ऊपर फ्लैट बेचता है, एग्रीमेंट करता है, उसको 3 प्रकार का जो लीगल एंटिटी, कोई भी 3 प्रकार का एक एंटिटी वो बना सकता है। खास करके मुंबई में, क्योंकि मुंबई में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मूवमेंट हुआ था, लोगों में दिल में, दिमाग में, ब्लड में, हर जगह में सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट लग गया, तो सोसाइटी कॉन्सेप्ट बढ़ती गई। लेकिन मुंबई, 2015 में 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 20
तो उसके अंदर तो तकलीफ आता था। वो जो अपार्टमेंट एक्ट जो है, जो जिसको हम बोलते हैं कि अपार्टमेंट एक्ट, उसके हिसाब से अपना अपना डिक्लेरेशन फाइल करके अपना अपार्टमेंट एक्ट में कंडोमिनियम बनाते थे। ये जैसा मैंने बताया 3 लाख ऐसे अपार्टमेंट एक्ट में महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड अभी हो चुका है, क्योंकि आईजीआर के उधर हर डिक्लेरेशन रजिस्टर होता है, वो पता चलता है। हाउसिंग सोसाइटी कितना है? 1 लाख है। यदि अपार्टमेंट एक्ट को हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट करता है, ये बहुत बड़ा एक कैंपेनिंग होगा, मूवमेंट होगा, और आने वाला दिनों में पूरी की पूरा कंडोमिनियम सोसाइटी में कन्वर्ट होगा। ये क्यों होगा, कैसे होगा, मैं आने वाला स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसके लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आज हमें समझना। तो सेक्शन 10 ऑफ महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट में ये बताया गया, आपको 51% फ्लैट बेचने के बाद आज की तारीख में आपको सोसाइटी बनाना है। यदि मोर देन सोसाइटी है, 2, 3, 5 सोसाइटी है, आपको कंडोमिनियम की जगह आपने फेडरेशन भी बनाना है। और ये जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन जो अधिकार है उधर का तालुका का असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो, वार्ड का डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो, या पुणे जैसा जगह में सिटी का डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो, उनके माध्यम से होता है। गवर्नमेंट ऑफ कमिश्नर उसके ऊपर से सर्कुलर इश्यू करता है, उस सर्कुलर के हिसाब से कुछ भी रिक्वायरमेंट दिया है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद सोसाइटी बनती है। ये पूरी जिम्मेदारी उस प्रमोटर का, बिल्डर का दायित्व बनता है, ये करके देना ही चाहिए। यदि बिल्डर को लगता है नहीं नहीं मैं कंपनी बनाऊंगा, बेशक वो कंपनी का एक्ट के अंतर्गत, जो कंपनीज एक्ट 2013 है आज, पहला 1956 था, उस हिसाब से वो कंपनी भी बना सकता है। कंपनी को भी वो अपना जमीन जो है, जो कॉमन एरिया, वो कन्विंस करके दे सकता है। तीसरा जो है, जैसा मैंने बताया, अपार्टमेंट एक्ट में वो डिक्लेरेशन भी कर सकता है। एक बार वो डिक्लेरेशन करता है, सेक्शन 10 सेक्शन सबसेक्शन 2 में ये बताया गया कि यदि एक डिक्लेरेशन बिल्डर बनाता है, अपार्टमेंट एक्ट में रजिस्टर करता है, उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो उधर सोसाइटी नहीं बना सकता है। लेकिन इसके लिए एक कालावधि दिया है। वो कालावधि क्या है? 4 महीने के अंदर बिल्डर को कंडोमिनियम बनाना है तो बना सकता है। यदि वो कंडोमिनियम कंपनी नहीं, सोसाइटी बनाता है, वो बनाने का अधिकार भी वो खो बैठता है। ऐसे प्रावधान कायदे में ही दिया गया। उसके बाद कई बार क्या होता है कि जो हम लोग अपार्टमेंट की बात करते हैं, उसमें खास करके ये होता है कि अदर लीगल एंटिटी भी बन सकता है। जैसे कि रो हाउस है, उधर से 3 ही रो हाउस है, 3 ही रो हाउस है तो कंडोमिनियम बन सकता है। क्यों कंडोमिनियम नहीं बन सकता है? क्योंकि उधर कम से कम 5 अपार्टमेंट चाहिए। सोसाइटी बनाने के लिए पहला 10 मेंबर था, अभी 5 हुआ है, 10 फ्लैट चाहिए। कंपनी बनाना है तो वो बन सकता है, 2 आदमी से भी प्राइवेट लिमिटेड बन सकता है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड बनाने से उधर उसका जो खर्चा है ज्यादा होता है। इसके लिए एक पार्टनरशिप में हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, ट्रस्ट बन सकता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, तो 1860 के अंतर्गत एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी बना सकते हैं। मगर ये सब बनाने से कायदे में सिर्फ 3 ही दिया है। अभी आप नेक्स्ट स्लाइड लीजिए जयवंत साहब। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि ये बनाने का जो दायित्व है ये बिल्डर का है। ये कितने टाइम के अंदर बनाना है, यदि वो नहीं बनाता है तो किस तरह से फ्लैट ओनर अपना अधिकार, जो सोसाइटी का जो स्टैट्यूटरी राइट है, उस माध्यम से वो किस तरह से अपना अधिकार पा सकता है, वो भी हम देखेंगे। महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट का सेक्शन 10 तो मैंने बता दिया आपको, 3 लीगल एंटिटी करना चाहिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, सेक्शन 11। अभी सेक्शन 11 में ये बताया गया, प्रमोटर और बिल्डर, हर बिल्डर को प्रमोटर माना गया, लैंड ओनर को प्रमोटर माना गया। तो प्रमोटर या बिल्डर, उनको जो है स्टैट्यूटरी लीगल एंटिटी बनाने के बाद तो आपको जमीन और बिल्डिंग दोनों का हस्तांतर सोसाइटी के साथ करना है। आपको कन्विंस करके देना है। कन्विंस कितना महीने में करना है? सोसाइटी बनाने का 4 महीने के अंदर। सोसाइटी कितना महीने में बनाना चाहिए? सोसाइटी भी आपने फ्लैट बनाने के बाद, या कंडोमिनियम कितना महीने में बनाना चाहिए? जो मिनिमम फ्लैट है वो बेचने का 4 महीने के अंदर। देखिए कंडोमिनियम कब बनाना चाहिए? कंडोमिनियम इवन एक फ्लैट बेचने के पहले आपको करना चाहिए।
जरा समझिए, एक फ्लैट बेचने के पहले आपको कंडोमिनियम करना चाहिए, अपार्टमेंट करना चाहिए, डिक्लेरेशन फाइल करना चाहिए, लेकिन सोसाइटी कब बनाना है? 50% के ऊपर आपने फ्लैट बेच दिया तो उसके बाद आपको 4 महीने के अंदर सोसाइटी बनाना है। कंपनी कब बनाना है? कंपनी भी जो है, आप एक भी फ्लैट बेचने के पहले ही कंपनी बनाना चाहिए। सोसाइटी बनाने के लिए फ्लैट बेचने के बाद कर सकते हो 50% के ऊपर, क्योंकि वो वैसा प्रावधान है। कंपनी और कंडोमिनियम जो है वो एक भी फ्लैट बेचने के पहले बिल्डर को बनाना पड़ता है। उस एग्रीमेंट में लिखना पड़ता है कि मैंने कंपनी बनाई, इस कंपनी का आपको शेयर होल्डर दे रहा हूँ और इस हिसाब से आपको ऑक्यूपेंसी राइट दे रहा हूँ। इस तरह से उसको डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है। मैंने ये डिक्लेरेशन किया, आपका इतना इतना एरिया है, आपको अनडिवाइडेड राइट मिल रहा है। तो कंडोमिनियम भी जो एक भी फ्लैट बेचने के पहले करना चाहिए। एक बार फ्लैट बेच गया, उसके बाद हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि फ्लैट बेचने के बाद जब तक फ्लैट ओनर का कंसेंट नहीं लेता है, आप उसको कंडोमिनियम के हिसाब से नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारा मनमानी बिल्डर अपना अपना गलत फायदा ले रहे हैं, क्योंकि कई बार हाउसिंग सोसाइटी फ्लैट ओनर को इसका जानकारी नहीं रहता है। सेक्शन 11 यही बता रहा है कि आपको एक बार कंडोमिनियम बन गया, अपार्टमेंट बन गया, या आपका कंपनी बन गया, या आपका सोसाइटी बन गया, आपको कन्वेंस देना है, कन्वेंस ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। यदि ये नहीं देता है, सेक्शन 13 ऑफ मोफा यही बता रहा है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आप पूरी तरह से बिल्डर को जेल में डाल सकते हैं। अगला आप स्लाइड लीजिए, हम ये भी देखेंगे कि यदि जेल में डालना कहाँ तक सही है, और उनको फाइन भी हो सकता है। लेकिन देखिए, आपको पुलिस स्टेशन में भी जाके इसके ऊपर कार्रवाई आप कर सकते हो, क्योंकि इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस।